बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.4। लेकिन एक्सरसाइज 18.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वही थ्योरम जो है वो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो बेहतर है कि पहले उन थ्योरम्स के बारे में जान लिया जाए, उनको समझ लिया जाए, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, तो आइए हम उन थ्योरम के बारे में पहले जान लेते हैं। जी, तो थ्योरम ऑन प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। प्रोपोर्शंस आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? जब व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो, तो दैट रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है ना। कोई भी दो रेशियो जो आपस में इक्वल हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रोपोर्शन। अब हमारा जो थ्योरम है वो फर्स्ट थ्योरम देखिएगा, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ठीक है, इस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर हमें पता है कि a रेशियो b इक्वल होता है c रेशियो d के। ये क्या है? ये प्रोपोर्शन है जिसमें एक रेशियो यानी a अपॉन b दूसरे रेशियो के क्या है? इक्वल है। तो ये हमारा क्या है? प्रोपोर्शन है। एक्चुअली हम ये जो थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, ये प्रोपोर्शन पे ही अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि नाम से जाहिर है, थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको रेशियो के बजाय अगर अपॉन में लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे तो आप रेशियो की फॉर्म में लिखें या आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं रेशियो को। ठीक है ना। मैं यहाँ पर a रेशियो b की बजाय a अपॉन b लिख दूं इज इक्वल टू c रेशियो d की बजाय यहाँ c अपॉन d लिख दूं। बोथ आर राइट, दोनों तरीके सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको रेशियो के बजाय फ्रैक्शन में लिख दिया दोनों को। ठीक है। अब अगर मैं इस पर इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, तो देखिए इन्वर्टेंडो बेसिकली है क्या? इन्वर्टेंडो का मतलब है पलट जाना, रेसिप्रोकल हो जाना। ठीक है ना। अगर हम एक वैल्यू को पलटाएं तो दूसरी भी उसके साथ साथ पलट जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a अपॉन बी। फर्ज करें अगर मैं रेशियो को पलटाती हूँ, उल्टाती हूँ, इसका रेसिप्रोकल बनाती हूँ, यानी इसको बजाय a अपॉन बी के इसका b अपॉन a कर देती हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे क्या हुआ, पलट गई वैल्यू। b ऊपर आ गया, a नीचे चला गया, यानी जो न्यूमिनेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर था वो बन गया न्यूमिनेटर। तो अगर हम एक साइड को पलटते हैं या एक साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी दूसरी साइड है यानी राइट हैंड साइड है, वो भी क्या हो जाती है? उसके साथ साथ पलट जाती है या वो भी रेसिप्रोकल बन जाती है। सेम इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये डी क्या था? डिनोमिनेटर था, अब न्यूमिनेटर बन चुका है। इसी तरह सी जो है वो न्यूमिनेटर था, नाउ इट हैज बिकम डिनोमिनेटर। ठीक है। तो बस हमारी इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम एक वैल्यू को पलटाएं, एक वैल्यू को उल्टाएं या एक वैल्यू को रेसिप्रोकल बनाएं, तो दूसरी भी उसके साथ साथ रेसिप्रोकल हो जाए। ठीक है ना, उसके साथ साथ वो भी पलट जाए। तो इसको हम देखें, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम इनको चाहें तो रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये b अपॉन a की जगह में b रेशियो a भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू d अपॉन c की बजाय में d रेशियो c भी लिख सकती हूँ। ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब आ जाते हैं हम थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेटो। ऑल्टरनेटो देखिए, ऑल्टरनेटो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऑल्टरनेट यानी किसी का ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब कि हम उसकी किसी की जगह पे किसी को रख सकें। मतलब कोई अगर अपनी जगह छोड़े तो उसकी जगह पे वो आ सके, कोई कोई भी चीज उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। कहते हैं ना कि भाई ये हमें ये चीज चाहिए और अगर वो चीज नहीं मिल रही तो हम कहते हैं तो फिर उसका कोई ऑल्टरनेट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमें चाहिए मरिंडा। ठीक है ना, आपने पेप्सी की कंपनी में मरिंडा चाहिए, आपको मरिंडा ऑरेंज है, और अगर ऑरेंज आपको नहीं मिलती है, पूरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, किसी वजह से नहीं मिल रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसका ऑल्टरनेट तलाश करेंगे। ऑल्टरनेट यानी जो उसकी जगह पे उसकी प्लेस पे रखी जा सके, तो वो फिर आप उसकी जगह पे फैंटा ले लेंगे, क्योंकि दोनों तकरीबन मिलती जुलती हैं। ठीक है ना। किसी भी चीज की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनको एक दूसरे की प्लेस में रखा जा सके, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेटो को देखें, तो यहाँ भी हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन।
तो यहाँ देखें ये A रेशियो B इक्वल है C रेशियो D, ये तो पता है आपको कि when two ratios are same or when two ratios are equal they are called the proportion। अगर हम ये प्रोपोर्शन को लें और इनको बजाय रेशियो में लिखने के अपॉन भी लिख दें, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब ऑल्टरनेटो के मुताबिक अगर मैं C की जगह चेंज करके इसको यहाँ ले आऊं और B को चेंज करके यहाँ ले जाऊं, एक तरह से अगर आप मैथमेटिकल हिसाब से देखें तो C यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी इक्वल के इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर B क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो, यानी मैं इन दोनों की प्लेस चेंज करना चाह रही हूँ। C को मैं इधर लाना चाह रही हूँ और B को मैं उधर ले जाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं कर सकती हूँ बिल्कुल ऐसा। ये देखें ये C इधर आ गया, नीचे आ गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है और जो B था हमारा वो उठकर यहाँ आ गया राइट साइड पे। अरे दोनों की जगह क्या हो गई, चेंज हो गई ना, दोनों को एक दूसरे के रिप्लेस में रखा जा सकता है। इसी तरह से हम इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी सिर्फ एक की पोजीशन को चेंज करके बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली ऑल्टरनेटो होता क्या है। ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरे की रिप्लेसमेंट, एक दूसरे की जगह को तब्दील कर देना, यानी उसकी जगह पर वो आ जाए और उसकी जगह पे वो चला जाए, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटो। तो बस यही हमारी प्रॉपर्टी होगी कि एक दूसरे की जगह को चेंज करने का नाम ऑल्टरनेटो है। तो B जो है वो C की जगह पर आ गया और C जो है वो B की जगह पर आ गया। अब हम इनको अपॉन में लिखने के बजाय, फ्रैक्शन लिखने के बजाय इनको फ्रैक्शन रेशियो में भी लिख सकते हैं, जैसे A रेशियो C इज इक्वल टू B रेशियो D, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर वही दिया हुआ है, थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन। जैसे कि आपको पता है कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। A रेशियो B इक्वल है किसके, C रेशियो D के, और इसको आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। अब कॉम्पोनेंटो क्या कहता है, कॉम्पोनेंटो ये कहता है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों में 1 प्लस कर दें, यानी यहाँ भी 1 ऐड कर दूं और यहाँ भी 1 ऐड कर दूं, ये देखिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया। अब 1 को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन में है और एक जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन हो, फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस साइन हो और दूसरा नंबर फ्रैक्शन में ना हो, तो फिर उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का बस एक ही मेथड है, वो है एलसीएम। तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगी, यहाँ पर B एलसीएम आ जाएगा, ये देखिए ये B एलसीएम आ गया मेरा। अब यहाँ पर देखिए इस वाले फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ B रिपीट नहीं होगा, उसके बाद जो न्यूमिनेटर है A वो आ जाएगा हमारा एज इट इज, क्योंकि B तो अब है ही नहीं ना नीचे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। यहाँ देखिएगा इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर या कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी हुई जिससे ये कैंसिल हो, या जब ऐसी सूरत हो जब डिनोमिनेटर में कुछ हो ही ना, तो फिर हमारा जो एलसीएम जो हमने लिया होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सिर्फ B था तो वही एलसीएम आ गया, ठीक है ना। यहाँ से तो B कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में B लिखा हुआ है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर फिर B कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ये B डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा B। इसी तरह से सेम यहाँ भी मैं क्या कर लेती हूँ, मैं D जो है वो एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है, D मैंने एलसीएम लिया। यहाँ पर इस फ्रैक्शन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इसी तरह यहाँ इसके डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कुछ चीज कैंसिल होने के लिए है ही नहीं, तो D जो है वो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। जब D 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा D, ठीक है। तो ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो गई है, यह ऐसा आप थ्योरम कह सकते हैं, इसे हम कॉम्पोनेंटो कहते हैं, इस वाली थ्योरम को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो है, ये ऑल्टरनेटो है और ये इन्वर्टेंडो। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो क्लास आ गए अपने फोर्थ थ्योरम की तरफ, जो कि है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो क्या है कि हमारे पास थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन है, यानी कि दो रेशियोज आपस में इक्वल है, दैट इज कॉल्ड द थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन है, इनको हम रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, ठीक है, दोनों तरीके सही।
अच्छा, अब अगर मैं दोनों साइड पे -1 कर देती हूँ, देखिए कॉम्पोनेंटों में हम क्या कर रहे थे, दोनों तरफ +1 कर रहे थे, और डिविडेंडों में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बोथ साइड हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो मैंने यहाँ भी इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से, और यहाँ भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए बीच में प्लस हो या माइनस हो, अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन में है और दूसरी विदाउट फ्रैक्शन या दोनों फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का वाहिद हमारे पास एक ही मेथड होता है, और वो होता है एलसीएम। तो प्लस था जब भी हमने एलसीएम लिया था, अब माइनस आ गया तब भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे। तो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में बी लिखा हुआ है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हमारा जो एलसीएम होगा ना वो बी ही होगा, क्योंकि हम जो एलसीएम लेते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर बी एलसीएम ले लिया। अब इस फ्रैक्शन के लिहाज से देखें तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरा रह जाएगा सिर्फ ए, तो मैं ए कॉपी कर दूंगी। जबकि इसके डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है ना, जो कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो डायरेक्टली बी किससे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जब बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी। सेम इसी तरह यहाँ भी यही काम करेंगे आप। देखिए यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया डी, ये डी एलसीएम आ गया, और यहाँ पर जब इस फ्रैक्शन के लिहाज से देखेंगे तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आ जाएगा यहाँ पर सी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है ना, डी दोबारा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा सी से। इसी तरह अब यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है जिससे कि डी को मैं कैंसिल कर सकूं। तो डी क्या होगा, डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, या आप इसको थ्योरम कह सकते हैं। कौन सा थ्योरम हो गया, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अच्छा, अब अगर हम कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम को दोनों को मिला लें, ठीक है ना, दोनों को जो है वो एक साथ हम अगर करना चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने दी हुई है, वो क्या है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो पहले तो वही हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन यानी कि प्रोपोर्शन, जैसे कि आपको पता है कि व्हेन टू रेशियोज आर सेम दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ए रेशियो बी किसके इक्वल होगा, सी रेशियो डी के, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अच्छा, अब अगर हम थ्योरम अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जिसमें हम न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये एक दफा न्यूमिनेटर के साथ प्लस में आता है, आप देख सकते हैं ए प्लस बी, कौन सा वाला डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है एक दफा ए के साथ प्लस में लिखते हैं, और फिर एक दफा ए के साथ डिनोमिनेटर में माइनस में लिखते हैं, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम इसी तरह से यहाँ इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाके एक दफा प्लस में आएगा और एक दफा माइनस में आएगा। एक तो हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई जहां पर हम ऊपर प्लस ले रहे हैं नीचे माइनस ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऊपर जाके पहले प्लस हुआ फिर नीचे आके ये माइनस हो गया, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है कि ऊपर हमारा माइनस हो जाएगा नीचे प्लस, यानी कि इसी को हम पलट देते हैं। जब हम इसको पलट देते हैं तो a माइनस बी ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह c माइनस डी ऊपर चला जाएगा, c प्लस डी नीचे आ जाएगा। यूं समझ लें कि एक तरह से ये इनवर्ट एंडो की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। बेसिकली ज्यादातर जो हम प्रॉपर्टी अपनी यूज करेंगे वो ये वाली होगी, लेकिन बताने का मकसद ये था कि हमारी जो थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है वो ये भी हो सकती है। ऊपर माइनस साइन भी आ सकता है, ऊपर प्लस साइन भी आ सकता है, दोनों तरह के साइन आ सकते हैं। तो लिहाजा आपको दोनों ही प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास आज आप लोगों ने जाना हमारे मुख्तलिफ थ्योरम्स के बारे में, जिसमें आपको मैंने मुख्तलिफ थ्योरम्स बताए, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो, और फिर उन दोनों को एक साथ कैसे प्रॉपर्टी हमारी बनती है, एक साथ थ्योरम कैसे बनता है, उनके बारे में आपने जाना। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 18.4, तो आप लोग इस थ्योरम को जरूर एक दफा पढ़ लीजिएगा, और जब आप इसको पढ़कर वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। मुझे दीजिएगा इजाजत, और इन थ्योरम को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।
और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 18.4 के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले वही बात कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए और आपको अच्छा लगा, नॉलेज में इजाफा हुआ थ्योरम के बारे में, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।